हेलो डियर स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल पे स्वागत है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है ड्रेसिंग बैंडेज एंड स्प्लिंट्स। तो उसी टॉपिक के बेहतरीन एमसीक्यू डिज़ाइन करके मॉक टेस्ट इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। इसके आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके क्वेश्चन का नंबर डालकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9569677123 पे। और इस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रेसिंग इन वुंड केयर। कि किसी घाव की देखभाल करते हुए ड्रेसिंग का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, जब कोई चोट लगती है, इंजरी होती है तो एक जख्म बन जाता है शरीर के ऊपर, तो उसकी देखभाल करते हुए प्राथमिक उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास है, घायल क्षेत्र को स्थिर करने के लिए, यानी कि जो भी इंजर्ड एरिया है उसको आपने एक जगह पे स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना है। दूसरी ऑप्शन है, आसपास के ऊतकों को सहायता प्रदान करना, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना सराउंडिंग टिश्यू को जहाँ पे चोट लगी उसके आसपास। थर्ड ऑप्शन है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग, संक्रमण को रोकना और उपचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है, टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, सूजन और किसी भी तरह के स्वेलिंग को कम करना। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके। तो आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए वो आंसर आपने लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग। रोगाणु रहित ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या होता है। रोगाणु रहित का मतलब होता है जिसपे कोई भी तरह की इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस ना हो। ओके, तो पहला ऑप्शन है, टू कीप द वुंड ड्राई। इससे क्या होगा कि घाव जो है वो सूखा रहेगा। दूसरी ऑप्शन है, घाव को संदूषण से बचाने के लिए, यानी कि वुंड को किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से, मतलब किसी तरह के दूषित होने से सुरक्षित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है, अत्यधिक रक्त को अवशोषित करने के लिए, यानी कि एक्सेसिव ब्लड को अब्जॉर्ब करना। एंड ऑप्शन डी है, टू प्रमोट स्कार फॉर्मेशन, यानी कि जो स्कार का मतलब होता है दाग बन जाना, तो चोट के निशान बनने को बढ़ावा देने के लिए। ये आपका ऑप्शन डी है। तो चारों में से आपने जो भी राइट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज कॉमनली यूज टू सिक्योर ड्रेसिंग इन प्लेस। जब ड्रेसिंग यानी कि पट्टी की जाती है तो उस पट्टी को अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए कौन सी बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है, इलास्टिक बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज, रोलर बैंडेज या फिर ट्रायंगुलर बैंडेज। तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, ड्रेसिंग को उसकी जगह पर सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन आपके पास हिंदी में है, लेचदार पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, रोलर पट्टी या फिर त्रिकोणीय पट्टी। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं कि इस इमेज में जो पट्टी दिखाई गई आपको, इसको रोलर पट्टी बोलते हैं। बहुत इसका उपयोग होता है, आमतौर पे आपने सभी ने इसको देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सप्लिंट इन द फर्स्ट एड। जब किसी पेशेंट को मुढ़ली सहायता प्राइमरी जो सपोर्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सप्लिंट का क्या फंक्शन होता है। तो ऑप्शन आपके पास है, टू प्रोवाइड कंप्रेशन टू द वुंड, यानी कि जो जख्म होता है उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर और इंजर्ड लिम्ब, जो भी लिम्ब लिम्ब बोलते हैं उसको, जैसे आर्म्स होती है हमारी, लेग्स होती है उसको लिम्ब्स बोलते हैं। तो अगर वो इंजर हो जाता है लिम्ब्स मतलब दोनों आर्म्स या फिर लेग्स, तो उसको स्थिर करने के लिए। एंड सी ऑप्शन आपके पास है, किसी डीप कट से ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एंड ऑप्शन डी है, टू कीप द वुंड एरिया क्लीन, यानी कि जख्म वाले एरिया को साफ रखने के लिए। ठीक है जी, तो हिंदी में भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा में स्प्लिंट का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है, घाव को संपीड़न प्रदान करने के लिए, किसी टूटे हुए या घायल अंग को स्थिर करने के लिए, गहरा कट लगने पर रक्त रिसाव को रोकने के लिए, या फिर घाव वाले क्षेत्र को साफ रखने के लिए। तो चारों में से जो भी आपको सही लगे वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है और अपनी कॉपी पे नोट करके मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं।
या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कठोर स्प्लिंट बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है गॉज, कार्डबोर्ड, लेचदार पट्टी या फिर चिपकने वाला टेप। तो चारों में से किसका उपयोग होता है जब आपने कठोर स्प्लिंट बनाना हो? स्प्लिंट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जब कोई किसी बॉडी का जो अंग होता है वो टूट जाता है तो उसको स्थिर रखने के लिए स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अप्लाइंग अ बैंडेज, जब आप पट्टी अप्लाई करते हो, व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड टू एंश्योर प्रॉपर सर्कुलेशन? आपको किस सिद्धांत की पालना करनी चाहिए ताकि जिस पेशेंट को पट्टी की जा रही है उसकी सर्कुलेशन, जो उसका ब्लड का बहाव होता है बॉडी के अंदर, तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े? तो ऑप्शन आपके पास है, अप्लाई द बैंडेज टाइटली टू मिनिमाइज मूवमेंट, कि आप जो बैंडेज है उसको बहुत टाइट बांधे, ठीक है, ताकि मूवमेंट ना हो। दूसरा है, लीव द बैंडेज लूज, के जो बैंडेज को थोड़ा लूज रखें ताकि सर्कुलेशन अच्छे से होती रहे। ऑप्शन सी है, चेक फॉर साइन ऑफ इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, कि आप उन चिन्ह को नोट करो अगर कहीं पे आपको लगता है कि पट्टी बांधने के बाद सर्कुलेशन रुक गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अप्लाई द बैंडेज इन अ रैंडम पैटर्न, रैंडम पैटर्न में बैंडेज को अप्लाई करें ताकि सर्कुलेशन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हिंदी में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, पट्टी लगाते समय उचित परिसंचरण सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन आपके पास हो गया, गतिविधि को कम करने के लिए पट्टी को कसकर लगाएं, रक्त संचार के लिए पट्टी को ढीला छोड़ दें, बिगड़ा हुआ परिसंचरण के लक्षणों की नियमित रूप से जांच करें, एंड ऑप्शन डी में है, पट्टी को रैंडम पैटर्न में लगाएं। ठीक है, तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइन ऑफ पुअरली अप्लाइड बैंडेज दैट इज टू टाइट? कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चिन्ह है जिससे ये पता चलता है कि आपने जो बैंडेज लगाई, जो पट्टी बांधी है पेशेंट को, वो पुअरली आपने बांधी है, यानी कि उसको बहुत टाइट बांधा गया है। तो उससे आप किस चिन्ह से ये पता लगाएंगे? तो ऑप्शन पहला आपके पास स्वेलिंग, दूसरा ऑप्शन है रेडनेस, तीसरा है नंबनेस और टिंगलिंग, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आपको अगर इंग्लिश में समझ नहीं आए तो आप हिंदी में पढ़ के भी इसका जो उपयुक्त आंसर आपको लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर? कि किस तरह की पट्टी को यूज़ किया जाता है मोच या खिंचाव के लिए? ठीक है, और इस पट्टी को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका इलास्टिक नेचर है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है, रोलर बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, या फिर इलास्टिक बैंडेज, या फिर एडहेसिव बैंडेज। तो चारों में से सही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है कि किस पट्टी का उपयोग किया जाता है खिंचाव या फिर मोच के लिए। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो पट्टी आपको दिखाई गई है इसको इलास्टिक बैंडेज बोला जाता है। तो आपने आमतौर पर इस पट्टी को भी देखा होगा जब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है खिंचाव आदि की, तो इस पट्टी को बांधकर सपोर्ट किया जाता है। तो इस इमेज में आप हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस इमेज में आप देख रहे हैं जो पट्टी दिखाई गई है इसको ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं, यानी कि त्रिकोणीय पट्टी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक उपचार में अक्सर त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है, ड्रेसिंग सुरक्षित करने के लिए, टूटे हुए अंग को स्थिर करने के लिए, रक्त रिसाव को नियंत्रित करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ ट्रैक्शन स्प्लिंट इन हॉस्पिटल सेटिंग? हॉस्पिटल में ट्रैक्शन स्प्लिंट यूज करने का प्राइमरी जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन पहला है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर अ वुंड, यानी कि जो जख्म होता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी ऑप्शन है, टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर लिम्ब, कि जो लिम्ब टूटा हुआ है हाथ पैर उसको स्थिर करना। ऑप्शन सी है, टू अप्लाई कंट्रोल्ड टेंशन, के नियंत्रित उसके ऊपर दबाव डालना या खिंचाव डालना। टू अलाइन एंड स्टेबलाइज अ फ्रैक्चर फीमर, यानी कि जो अपनी लेग की जो हड्डी होती है लंबी, ठीक है, उसको फीमर बोलते हैं, तो उसको सीधा करना और उसको सपोर्ट करना ताकि जो फीमर है वो स्थिर रहे एक साइड एक जगह के ऊपर। एंड ऑप्शन डी है, टू असिस्ट इन द कंप्रेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज,
कंप्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, जो सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरी हो जाती है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने में सहायता करने के लिए ट्रैक्शन सप्लिंट का उपयोग करना, ठीक है जी। तो ये चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि ट्रैक्शन सप्लिंट का जो यूज़ किया जाता है उसका क्या पर्पज़ है। तो चलते हैं अब आगे। आगे सेम क्वेश्चन नंबर 10 आपको हिंदी में बताया गया है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, इसलिए मैंने सभी जो नोट्स बनाए वो बाईलिंगुअल बनाए हैं, यानी कि दोनों भाषा में बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। आप दोनों लैंग्वेज को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर हिंदी में मुश्किल होता है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ज़्यादा समझ आने के लिए बाईलिंगुअल नोट्स बनाए गए हैं। एग्ज़ाम आपका किसी इंस्टीट्यूट का इंग्लिश में भी होता है और किसी का इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ सप्लिंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म और लोअर लेग। फोर आर्म का मतलब होता है कि हमारी बाजू का नीचे का पार्ट, ठीक है, जो हाथ की तरफ होता है, और लोअर लेग मतलब जो हमारी लेग होती है, हमारी टांग होती है, उसका नीचे का पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए आमतौर पर किस स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास टॉर्निकेट, वैक्यूम स्प्लिंट, या फिर सैम स्प्लिंट, एंड ऑप्शन डी है थॉमस स्प्लिंट। तो चारों में से आपने सिलेक्ट करना है सही आंसर, ठीक है। और जो नीचे स्प्लिंट दिखाई गई है या आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में किसी का पता लेने आप गए हो तो, ठीक है, तो जो इंजर्ड होते हैं पेशेंट्स उनको इस तरह की स्प्लिंट का उपयोग भी किया जाता है, तो इसको थॉमस स्प्लिंट बोलते हैं जो आप देख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच सिनेरियो वुड अ वैक्यूम स्प्लिंट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन हॉस्पिटल सेटिंग। कि अस्पताल में वैक्यूम स्प्लिंट का सबसे उपयुक्त उपयोग कब होता है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, जब फीमर का फ्रैक्चर हो, यानी कि फीमर मैंने आपको बताया हमारे थाई की जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं। जब फीमर टूट जाए तो उसमें क्या ये उपयोगी हो सकता है यूज़ करना वैक्यूम स्प्लिंट का। एंड ऑप्शन सेकंड आपके पास है डिसलोकेटेड शोल्डर, कि अगर आपका शोल्डर अपनी प्लेस में से निकल गया है तो उसको बोलते हैं डिसलोकेटेड शोल्डर। तीसरा है सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, जब लगे कि जो पेशेंट है इंजर्ड पेशेंट उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर चोट है तो उसको बोलते हैं सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी। ऑप्शन डी आपके पास है एंकल स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है मोच, ठीक है, एंकल होता है टखना, तो टखने में मोच, ऑप्शन डी है आपका। तो चारों में से सही आंसर आपने सिलेक्ट करना है। चलते हैं आगे। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ इनफ्लेटेबल एयर सप्लिंट इन हॉस्पिटल एमरजेंसी रूम। हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो कक्ष होता है उसमें इनफ्लेटेबल एयर सप्लिंट का क्या बेनिफिट है। तो इनफ्लेटेबल का मतलब होता है जिसको एयर के थ्रू फैलाया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है इट प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट फॉर द फ्रैक्चर, कि ये फ्रैक्चर को एक सख्त सपोर्ट प्रदान करता है। ऑप्शन बी है इट कैन बी इजीली मोल्डेड टू शेप ऑफ द इंजर्ड लिम्ब, कि पेशेंट का जो भी लिम्ब जो इंजर हुआ है उसकी शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग इस स्प्लिंट की शेप को ढाला जा सकता है। ऑप्शन सी है इट प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन इन अफेक्टेड एरिया, कि ये प्रभावित क्षेत्र के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है, उसको प्रमोट करता है। या फिर ऑप्शन डी हमारे पास है इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, कि अगर हम लंबे समय के लिए किसी जोड़ को स्थिर करना चाहते हैं, किसी भी तरह की जो पार्ट है बॉडी को उसको स्थिर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयोगी है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में दिखाया गया है एक एयर इनफ्लेटेबल स्प्लिंट है, इसको एयर के माध्यम से फैलाकर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में इनफ्लेटेबल एयर स्प्लिंट का उपयोग करने का क्या लाभ है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया वो हिंदी में यहाँ पे, तो हिंदी में भी पढ़कर आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। सो आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में उंगली की चोट के लिए आमतौर पर किस प्रकार की स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है SAM स्प्लिंट, फिंगर खाट,
उल अल्नर गटर सप्लेंट या फिर थॉमस सप्लेंट। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं कि उंगल की चोट पर कैसे स्प्लिंट लगाया जाता है। तो इस स्प्लिंट को क्या बोलते हैं ये आपने बताना है। सो ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी मैंने आपको बता दिए। SAM स्प्लिंट, फिंगर स्प्लिंट, अल्नर गटर स्प्लिंट या फिर थॉमस स्प्लिंट। सो नेक्स्ट इमेज जो आप देख पा रहे हैं, इस इमेज को नाम दिया गया बैकबोर्ड स्प्लिंट। ठीक है जी, तो ये बैकबोर्ड स्प्लिंट है। इसका भी आपने देखा होगा यूज़ तब होता है जब रेस्क्यू के दौरान किन्हीं लोगों को बचाकर ले जाते हैं, जो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इसको। ठीक है, तो इसको बैकबोर्ड स्प्लिंट बोला जाता है। तो इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं, शोल्डर स्ट्रैप, टॉर्सो स्ट्रैप, लेग स्ट्रैप एंड एंकल स्ट्रैप। मतलब कौन कौन सा पार्ट है और कहाँ कहाँ पे उसको फिक्स करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी की चोटों के संदर्भ में बैकबोर्ड स्प्लिंट का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है रोगी को आराम प्रदान करना, परिवहन के दौरान रीढ़ की हड्डी को स्थिर और सहारा देने के लिए, रोगी को चलने फिरने में आसानी हो इसके लिए, या फिर घायल क्षेत्र पर दबाव डालने के लिए। तो बैकबोर्ड स्प्लिंट जो मैंने आपको पिछले इमेज में दिखाया, उसका कहाँ पे उपयोग होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका, इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसली के फ्रैक्चर को, हंसली बोलते हैं कॉलर बोन को, इसको क्लेविकल भी बोलते हैं। तो उसके फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। पहले ऑप्शन है रिब बेल्ट, दूसरी ऑप्शन है थॉमस स्प्लिंट, तीसरी है वेल्पाउ स्लिंग एंड ऑप्शन डी है सिपका स्प्लिंट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि हंसली के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किस प्रकार के स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हंसली के फ्रैक्चर के लिए जो स्लिंग डाला गया है वो इस तरह का दिखता होता है। ठीक है, तो ये भी आमतौर पर कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा कि जब क्लेविकल यानी कि हंसली जब टूट जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उस टाइम पे हम ऐसे स्पोर्ट का जो है यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही टॉपिक के। तो मॉक टेस्ट के तौर पे आपको मैंने ये दिए हैं। तो इस सभी के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। सो आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कंप्लीट आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 9569677123 पे, जो आपको थंबनेल में भी दिया गया है नंबर। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आपने इसी नंबर पे संपर्क करना है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और इन क्वेश्चन के आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरे आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।